एके हॉरर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आपके मन और आत्मा तक उतर जाती हैं। यहां हर सरसराहट, हर चीख और हर खामोशी डर की नई परिभाषा लिखती है। अगर आप अंधेरे को गले लगाने की हिम्मत रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एके हॉरर पॉडकास्ट को, क्योंकि अगला डर शायद आपके बहुत करीब हो। रवि ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने दादा का पुराना घर संभालने गांव लौटेगा। यह घर गांव की आखिरी गली में था, जहां से आगे सिर्फ जंगल और वीरान जमीन फैली हुई थी। घर के चारों ओर बेलें लिपटी थीं और दीवारों पर उभरी दरारें उसे किसी बूढ़े शरीर जैसी बनाती थीं। सबसे अजीब थी बैठक की बड़ी दीवार पर बनी लंबी सी दरार, जो जमीन से शुरू होकर छत तक जाती थी। गांव वाले उसे सांस लेने वाली दरार कहते थे और इसके बारे में अजीब अजीब किस्से सुनाते थे। कोई कहता उसमें आत्माएं कैद हैं, कोई कहता कि उसमें से फुसफुसाहट आती है। रवि ने ऐसे किस्सों को हमेशा अंधविश्वास माना था। शहर में पढ़ाई और नौकरी करते करते वह व्यावहारिक हो गया था। उसे लगा गांव वालों ने डर फैलाने के लिए ऐसी कहानियां बना रखी हैं। लेकिन पहली ही रात जब बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, तभी उसे उस दरार से हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई। हवा के साथ जैसे कोई आवाज भी आई हो, बेहद धीमी पर साफ। रवि का दिल धड़क उठा। वह टॉर्च जलाकर दरार के पास गया। बस सूखी ईंट और धूल दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन भीतर ही भीतर उसे महसूस हुआ कि घर में कोई और भी है, कोई अदृश्य जो उसकी हर हरकत देख रहा है। अगले दिन रवि ने घर के कोनों की सफाई शुरू की। पुराने बक्से, लकड़ी के बर्तन और दादा की भारी भरकम अलमारी अब भी वहीं थे। सफाई करते करते उसने अलमारी की सबसे निचली दराज खोली। अंदर से मिट्टी और बासी गंध की लहर निकली, जैसे सालों से हवा बंद रही हो। कपड़ों और पुरानी किताबों के बीच एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी रखी थी। उस पर कांपते अक्षरों में लिखा था, जो दरार से बात सुनता है उसे अपनी आवाज वापस नहीं मिलती। रवि ने इसे पढ़ते ही हंस दिया। उसे लगा यह उसके दादा की कोई पुरानी मजाकिया आदत रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी हाथ में पकड़ी, उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, ठीक वही लाइन। रवि चौंक कर पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसने दराज पटक दी और बाहर निकल आया। शाम को जब उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में पूछा तो सबने बात टाल दी। कोई सीधे जवाब नहीं देता था, बस इतना कहते, बेटा उस घर में ज्यादा रात मत जागना। रवि को गुस्सा भी आया और डर भी। क्या सब सचमुच उससे कुछ छिपा रहे थे? तीसरी रात सबसे भयावह साबित हुई। बाहर आंधी चल रही थी, खिड़कियां चरमराती और छत की बल्लियां कड़कती। रवि बिस्तर पर था कि अचानक बैठक से अजीब सी खटपट की आवाज आई। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरार से हल्की रोशनी झलक रही थी, जैसे अंदर किसी ने दीपक जलाया हो। वह नजदीक पहुंचा तो दरार में कुछ हिलता डुलता दिखा। ध्यान से देखने पर उसकी सांस अटक गई। वह चेहरा था बिल्कुल उसकी तरह का, पर आंखें खाली और होंठ सिलाई जैसी बंद। रवि पीछे हट गया। तभी दरार से वही चेहरा मुस्कुराया और बिना होंठ हिलाए बोल उठा, मैं तुम्हारी हंसी हूँ और अब मैं बाहर आना चाहता हूँ। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने टॉर्च गिरा दी और भागकर कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बैठा वह कांप रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि गांव वाले अंधविश्वासी नहीं थे। घर की दरार सचमुच किसी खौफनाक रहस्य की कैद थी और अब वह रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था। रवि ने पूरी कोशिश की कि वह उस रात की घटना को भूल जाए।
लेकिन डर उसके भीतर घर कर चुका था। दिन में तो घर सामान्य दिखता, मगर जैसे ही सूरज डूबता दीवारें मानो सांस लेने लगती। लकड़ी की मेज चरमराकर आवाज करती, छत से धूल झड़ती और दरार से आती ठंडी हवा उसके कानों में अजीब सी गूंज भर देती। उस रात रवि ने खुद को समझाने के लिए रेडियो चालू किया। सोचा कि गाने सुनकर मन हल्का हो जाएगा, पर जैसे ही उसने बटन घुमाया स्टेशन की जगह एक अजीब सी आवाज आई, कानों में गूंजती फुसफुसाहट, तुमने हमें जगा दिया है। रवि ने घबराकर रेडियो बंद किया, पर आवाज बंद नहीं हुई। अब वह सीधी दरार से आ रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। दरार धीरे धीरे चौड़ी होती दिखाई दी, जैसे किसी ने भीतर से उसे दोनों ओर धकेल दिया हो। रवि ने देखा कि भीतर अंधेरा नहीं, बल्कि धुंधली परछाइयां हिल रही हैं। उन परछाइयों की आंखें चमक रही थीं और सब एक स्वर में बुदबुदा रही थीं। हमारी हंसी, हमारी आवाजें, हमें लौटाओ। रवि डर के मारे कांपता हुआ पीछे हट गया। उसे लगा जैसे उन परछाइयों में किसी ने उसकी ही परछाई कैद कर ली हो। वही चाल, वही खड़ा होना, वही सांसें। उसकी अपनी छवि अब उसे दीवार के पीछे से घूर रही थी। अचानक कमरे की सभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। अंधेरे में दरार से तेज ठंडी हवा निकली, जिसने सारे कमरे को भर दिया। फुसफुसाहट इतनी तेज हो गई कि रवि ने अपने कान बंद कर लिए, मगर फिर भी शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी आवाज उसके गले से निकलकर खींचती जा रही हो। उसने चीखने की कोशिश की, मगर गला सूखा रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। दरार के उस पार वही बेजान चेहरा उसकी ओर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि अब यह खेल सचमुच शुरू हो चुका है। रवि पूरी रात सो नहीं सका। जब भी आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा दिखता जो दरार से झांक रहा था। बिल्कुल उसकी शक्ल, मगर आंखें खोखली और होंठ सीलन भरे। सुबह होते होते उसकी हालत बिगड़ गई। गला भारी था, बोलने की कोशिश करता तो आवाज फटी-फटी सी निकलती, जैसे कोई भीतर से उसकी आवाज खींचकर चुरा रहा हो। उसने खुद को समझाने के लिए आईने के सामने खड़ा होना चाहा, पर जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल थम गया। आईने में खड़ा चेहरा बिल्कुल उसका था, मगर उस चेहरे ने मुस्कुराया, जबकि असली रवि ने होंठ हिलाए तक नहीं थे। डर से उसकी सांस रुक गई। उसने झटपट आईना नीचे फेंक दिया। शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और हर टुकड़े में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। शाम होते ही घर का माहौल और अजीब हो गया। हवा बिल्कुल बंद थी, मगर दीवार पर लगी तस्वीरें हिल रही थीं। दादा की पुरानी तस्वीर का शीशा अपने आप धड़कने लगा, जैसे किसी ने भीतर से जोर से थपकी दी हो। रवि ने महसूस किया कि पूरा घर किसी अदृश्य धड़कन से सांस ले रहा है। अचानक दरार से एक आवाज आई। इस बार वह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि रवि की ही आवाज थी। बिल्कुल उसी की तरह, वही लहजा, वही अंदाज, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा से। रवि कांपते हुए दरार के पास गया। अंदर गहरी अंधेरी गुफा जैसी दिखाई दी, और तभी उस अंधेरे से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ हड्डियों सा पतला था, मगर उसकी उंगलियां रवि जैसी ही थीं। हाथ ने दरार पकड़कर उसे और चौड़ा करने की कोशिश की। रवि चीखना चाहता था, मगर गले से आवाज ही नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने वही परछाई बाहर निकलने लगी, और पहली बार रवि को एहसास हुआ कि यह उसका दूसरा रूप है, उसका ही हिस्सा, जिसे दीवारों में कैद कर दिया गया था। और अब वह हिस्सा आजाद होकर उसकी जगह लेना चाहता था। रवि उस रात किसी तरह सुबह तक टिक गया। सूरज की पहली किरण ने दरार की चमक को दबा दिया, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ।
वह हड़बड़ाकर घर से बाहर निकला और सीधे गांव के चौपाल पहुंचा। वहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, इस घर में कुछ गलत है। वो दरार, उसमें से कोई मेरी ही आवाज में बात कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ ये सब क्या है। बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहले तो सब चुप रहे, फिर सबसे बूढ़े आदमी, जिसका नाम नाथूराम था, धीरे से बोला, बेटा, ये बात हम बरसों से छिपाते आए हैं। वह घर कभी तुम्हारे दादा का नहीं था। उससे भी पहले वहाँ एक आदमी रहता था, जिसका नाम कोई लेना भी पसंद नहीं करता। वह आदमी लोगों की हंसी चुरा लेता था। रवि की आंखें फैल गईं। हंसी चुराता था? इसका मतलब? नाथूराम ने भारी आवाज में कहा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। कहा जाता है कि उसने तंत्र मंत्र करके लोगों की खुशियां, उनकी आवाजें, यहाँ तक कि बच्चों की खिलखिलाहट तक कैद कर ली थी। जब वह मरने लगा तो लोगों ने उसके जिस्म को वहीं दीवारों में दबा दिया, मगर उसकी आत्मा, उसकी भूख, वो वहीं रह गई। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि पिछली रात उसने अपनी ही परछाई को दरार से निकलते देखा था। क्या यह वही श्राप था? नाथूराम ने आगे कहा, तेरे दादा ने बहुत कोशिश की कि उस घर को शुद्ध किया जाए, मगर वह दरार कभी नहीं भरी। कहते हैं जिसने भी उस दरार से फुसफुसाहट सुनी, उसने अपनी आवाज धीरे धीरे खो दी, और एक दिन वो पूरी तरह चुप हो गया। रवि सन्न रह गया। उसे लगा जैसे गला और भी भारी हो गया हो। उसके होंठ हिले, पर आवाज बहुत धीमी निकली। नाथूराम ने उसे देखते हुए कहा, तू वहां से निकल जा बेटा, वरना वह तुझे भी ले लेगा। अभी भी वक्त है। रवि ने सिर हिलाया, पर भीतर एक अजीब सी जिद जाग चुकी थी। वह घर छोड़ना नहीं चाहता था। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, अगर सब लोग डरकर भाग गए तो उस दरार का अंत कौन करेगा? गांव के बुजुर्गों से सच्चाई सुनने के बाद रवि का मन और भी उलझ गया। उसने तय कर लिया कि अब वह भागेगा नहीं। उसी शाम वह फिर से घर लौट आया। सूरज ढलते ही पूरे घर पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन भीतर से ठंडी हवा बह रही थी। रवि दरार के सामने खड़ा हो गया। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? जवाब तुरंत मिला, मगर यह जवाब उसकी अपनी ही आवाज में था। वही लहजा, वही टोन, मानो वह खुद ही खुद से बात कर रहा हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, सब मेरी है। मुझे लौटा दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके गले से आवाज निकलने की कोशिश भी की, मगर शब्द टूट टूट कर निकले। उसे महसूस हुआ कि उसका स्वर हर पल और कमजोर होता जा रहा है। दरार हिली और भीतर से वही परछाई झलकने लगी, उसका दूसरा रूप, जो अब पूरी तरह बाहर आना चाहता था। वह परछाई मुस्कुराई और बोली, अगर तुम अपनी आवाज मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। तुम हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि उसकी ही खोई हुई छाया है, वह हिस्सा जिसे इस घर की श्रापित दीवारों ने कैद कर लिया था। पर तभी उसके मन में एक और ख्याल आया। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ और दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? दरार से आई आवाज कुछ देर के लिए चुप रही, फिर भारी सुर में बोली, दे सकते हो तो दे दो, पर याद रखना, सौदा अधूरा नहीं होना चाहिए। रवि ने गहरी सांस ली। उसके मन में बचपन की वह छोटी घंटी कौंधी,
जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। उस घंटी में उसकी सबसे प्यारी यादें थीं, माँ की गोदी, दोस्तों के साथ खेल और सबसे बढ़कर उसकी अपनी हंसी। रवि समझ गया कि अब खेल खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। उसे फैसला करना ही होगा, अपनी हंसी बचाए या गांव के श्राप को हमेशा के लिए खत्म करे। रवि ने अपनी जेब से वह छोटी सी घंटी निकाली। यह घंटी उसके बचपन की सबसे कीमती निशानी थी। जब वह छोटा था, उसकी माँ उसे सुलाने के लिए यह घंटी बजाया करती थी। हर टन में एक हंसी, एक मासूमियत छुपी थी। रवि ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह खिलौना किसी दिन उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। उसने कांपते हुए घंटी को दरार के सामने उठाया। दरार के भीतर का अंधेरा और गहरा होने लगा। परछाई और करीब आ गई। वही खाली आंखें, वही डरावनी मुस्कान। आवाज गूंजी था, यही चाहिए मुझे, यही तुम्हारी हंसी का घर है। मुझे दे दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। रवि का दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि वह घंटी आगे बढ़ा दे और इस खौफनाक खेल से छुटकारा पा ले। लेकिन तभी उसकी माँ की यादें, दादा की कहानियां और गांव के बच्चों की खिलखिलाहट उसके कानों में गूंज उठी। उसने महसूस किया कि अगर वह घंटी दे दी तो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की हंसी उस दरार में कैद हो जाएगी। उसने साहस जुटाकर घंटी जोर से बजाई। टन की गूंज पूरे घर में फैल गई। अगले ही पल दीवार हिली, दरार से तेज चीखें निकलने लगीं। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं तड़प रही हों। पर साथ ही एक एक कर अलग अलग आवाजें बाहर आने लगीं, बच्चों की हंसी, औरतों की लोरी, बुजुर्गों की कहानियां। रवि ने समझ लिया, यह घंटी सिर्फ उसकी यादों का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उन सब आवाजों की चाबी थी जिन्हें उस श्रापित दीवार ने निगल लिया था। पर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दरार और चौड़ी हो गई। परछाई अब पूरी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसकी हड्डीनुमा उंगलियां रवि की कलाई पकड़ने लगीं। आवाज गरजी, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। रवि की सांसें अटक गईं। घंटी उसके हाथ में कांप रही थी। अब उसे समझ आ गया था, यह सिर्फ सौदा नहीं बल्कि जंग थी। घंटी की गूंज कमरे की दीवारों से टकराकर बार बार फैल रही थी। हर टन के साथ दरार से कोई नया स्वर बाहर निकलता, कभी बच्चों की खिलखिलाहट, कभी किसी औरत की मधुर लोरी, कभी किसी बूढ़े आदमी की ठहाका मारती आवाज। घर जो अब तक मौत का अड्डा लगता था, अचानक जीवित हो उठा। लेकिन इस आजादी की कीमत थी। जैसे जैसे आवाजें बाहर निकल रही थीं, दरार से झांकती परछाई और क्रोधी होती जा रही थी। उसकी खोखली आंखें अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह चीखने लगी, ये सब मेरी थीं, तुमने इन्हें छीन लिया। अब तुम्हारी हंसी मेरी होगी, हमेशा के लिए। अचानक परछाई ने अपनी लंबी उंगलियां बाहर निकाली और रवि के गले को जकड़ लिया। रवि हांफने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज, उसका स्वर धीरे धीरे उस परछाई में खिंच रहा है। उसकी चीख गले में ही दब गई। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से घंटी बजाई, इतनी जोर से कि उसकी हथेली छिल गई, खून बहने लगा। घंटी का स्वर खून से और भी भारी हो गया और यह गूंज सीधे दरार के भीतर घुस गई। जैसे ही यह हुआ, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। दरार से कैद की गई सारी आवाजें बाहर निकल आईं और परछाई के चारों ओर घूमने लगीं। वे आवाजें अब चीख नहीं रही थीं, बल्कि एक स्वर में गा रही थीं, जैसे कोई मंत्र हो। परछाई तड़पने लगी, उसकी आंखों की आग बुझने लगी। रवि ने पहली बार देखा कि उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे उसकी ही शक्ल से मिटता जा रहा है, जैसे उसका दूसरा रूप राख में बदल रहा हो। कमरा हिलने लगा।
दरार सिकुड़ने लगी। आवाजें एक एक कर बाहर निकलकर आसमान में गुम हो रही थीं। और आखिरी आवाज वही थी, रवि की खुद की, जो अब तक कैद थी। लेकिन जब वह स्वर लौटकर उसके गले में आया तो वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हंसी, उसकी चमक कहीं गुम हो गई थी। आवाज लौट तो आई मगर टूटी सी, भारी सी। रवि जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, खून से लथपथ। दरार अब पतली रेखा बनकर रह गई थी। घर शांत था, पर रवि जानता था यह शांति स्थायी नहीं है। रवि जमीन पर पड़ा सांसें ले रहा था। उसके हाथ में घंटी अब टूटी हुई थी। उसके स्वर की थकान और खून की गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। बाहर गांव की हवाएं शांत हो चुकी थीं, मानो सब सामान्य हो गया है। लेकिन रवि का दिल मानने को तैयार नहीं था। रात गहराती गई। हर ओर सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी रवि को कुछ सुनाई दे रहा था, बहुत धीमी, लगभग कान में फुसफुसाहट जैसी आवाज। रवि, तुमने हमें आजाद किया, लेकिन दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। रवि चौंक गया। वह समझ गया कि दरार पूरी तरह सील नहीं हुई है। और अगर उसने आज ही इसे हमेशा के लिए बंद न किया तो परछाई फिर लौट आएगी। उसने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। दीवार पर बनी वह पतली सी रेखा अब भी हल्के लाल रंग में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से कोई अब भी झांक रहा हो। रवि ने अपने दादा की बात याद की। बुराई को सिर्फ बंद करने से काम नहीं चलता, उसे निगलने वाली आग चाहिए। पर आग कहां से आती? तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी, जहां घंटी बजाते बजाते खून निकल आया था। उसे समझ आया, यह दरवाजा सिर्फ खून और बलिदान से ही बंद होगा। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से टूटी हुई घंटी निकाली। अब वह साधारण धातु का टुकड़ा लग रही थी। रवि ने अपने खून को उस पर टपकाया और घंटी को आखिरी बार दीवार की दरार पर बजाया। टन। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसके साथ ही दरार से भयंकर चीखें निकली। पूरा घर हिल उठा। दीवार से धुआं, राख और खून की गंध बाहर आने लगी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं जल रही हों। रवि ने अपनी पूरी ताकत से घंटी दीवार पर दे मारी। घंटी टूटकर बिखर गई। उसी पल दीवार ने एक जोरदार धमाका किया और दरार लाल आग की लपटों में जलकर गायब हो गई। पूरा घर एकदम शांत हो गया। न कोई फुसफुसाहट, न कोई छाया। रवि ने राहत की सांस ली। वह थकाहारा बाहर आ गया। आसमान में सुबह का उजाला हो रहा था। गांव की गलियों से बच्चों की हंसी सुनाई दी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वह खुद बोलने की कोशिश करता तो उसकी आवाज बिल्कुल गायब थी। उसकी जिंदगी बच गई थी, गांव भी बच गया था, लेकिन उसकी अपनी हंसी, उसकी अपनी आवाज हमेशा के लिए उस दीवार में कैद रह गई थी। रवि समझ गया, कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ती है। गांव अब सुरक्षित था, लेकिन वह घर, उस घर की टूटी हुई दीवार अब भी खड़ी थी, मानो किसी और रात का इंतजार कर रही हो।